चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन का रिवीजन। फ्रिक्शन का रिवीजन समझने से पहले आप लोगों को क्या आना ज़रूरी है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हाँ, क्योंकि उसी का ही एक्सटेंशन है ये। तो न्यूटन जो लॉ ऑफ मोशन है उसी में ही एक फ्रिक्शन ऐड हुआ है। अभी तक के हम लोग जो एनएलएम में न्यूमेरिकल कर रहे थे तो उसमें ये मान के चल रहे थे कि फ्रिक्शन नहीं है। अब क्या मान के चलना? फ्रिक्शन है। यानी कहीं ना कहीं से एक फोर्स नेट फोर्स, अगर नेट फोर्स निकालने के लिए फ्रिक्शन वाला फोर्स कैंसिल हो जाएगा, है ना भाई? लॉ ऑफ मोशन हम लोग क्या कर रहे थे, बॉडी को हम फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। तो नेट फोर्स अगर कोई एक एंगल से है तो नेट फोर्स हम लोग कॉस और साइन से फोर्स का ही कंपोनेंट लेकर और नॉर्मल का कंपोनेंट लेके उसके अकॉर्डिंग करे ले रहे थे, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि इसके अपोजिट एक फ्रिक्शन भी आ गया, जो आप फोर्स लगा रहे हो उसी का अपोजिट क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन भी आ जाएगा। तो इस फोर्स को नेट निकालने के लिए, मतलब इस फोर्स का नेट निकालने के लिए फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि अपोजिट है तो फ्रिक्शन वाला माइनस करना पड़ेगा। तो वही कहीं ना कहीं से बस वो कंपोनेंट जुड़ता जाएगा जो भी हमने लॉज ऑफ मोशन में किए थे, जिस कॉन्सेप्ट से किए थे न्यूमेरिकल। इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स माइनस होता जाएगा, ठीक है ना। माइनस या जो भी कैंसलेशन देखना पड़ेगा हम लोगों को। अगर किसी पर्टिकुलर एंगल में है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कैंसिल करेंगे और नेट फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी कहीं ना कहीं नेट फोर्स पर ही ट्रिकी था कि हमें नेट फोर्स निकालना है। अगर कोई एंगल से है तो साइन और कॉस के कंपोनेंट अलग अलग करके उसके अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल के अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल के अगेंस्ट वर्टिकल ले रहे थे। तो इसमें बस एक फ्रिक्शन बीच में आ जाएंगे, ठीक है ना। सो फ्रिक्शन हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, लेकिन दो में भी हम तीन टाइप बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। ये क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। उसके बाद आपका आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये आपका है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो सुन लो फिर से, स्टैटिक फ्रिक्शन, देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को का मैक्सिमम ही, ये देखो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हम लोग इससे डिनोट करते हैं, एफ एस से, ठीक है ना। ये है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम ही लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना। आई होप ये चैप्टर आप लोग डिटेल में सीखे हुए हो। अगर डिटेल में नहीं सीखे हो या भूल गए हो तो थोड़ा सा आपको डिटेल लाना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन है तो डेफिनेटली वेरी शॉर्ट में हमें इसे कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सर होता क्या है? चलो, तो एक बॉक्स रखा हुआ है या एक सोफा मान लो, थोड़ा जनरल लाइफ से हम लोग एग्जांपल लेंगे, समझ में आएगा। सोफा को हमें क्या करना है? मूव कराना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ता है? थोड़ी ताकत लगानी पड़ती, मूव नहीं होता है। फिर आपको और फोर्स बढ़ाते हैं तब जाके वो उसका मूवमेंट चालू होगा। तो जब आप ताकत यानी कि एनर्जी आप लगा रहे थे या फोर्स लगा रहे थे और जब मूव नहीं हो रहा था, क्यों नहीं मूव हो रहा था? क्योंकि उसके फ्लोर में जिसमें रखा हुआ था, जिस सरफेस में, वो फ्लोर इसको या दोनों ही एक दूसरे को फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट कर रहे थे, ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स। तो एग्जांपल के तौर पे आपने इस तरफ से इसको मूव कराना है और यहाँ से आपने पुश कर रहे हो आप सोफे को, तो सोफे में अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। यानी आपके फोर्स को कोई फोर्स कैंसिल कर रहा था, आपके फोर्स को कोई फोर्स कैंसिल कर रहा था। वो जो फोर्स था वो स्टैटिक फ्रिक्शन था। फिर आपने और फोर्स बढ़ाया और बढ़ाया, कहाँ तक पहुँच गए? स्टैटिक के मैक्सिमम में पहुँच गए। जहाँ पर स्टैटिक के मैक्सिमम पहुँचे वहाँ सोफा हिल जाएगा, आपका मूव हो जाएगा। और वही पॉइंट को स्टैटिक फ्रिक्शन की वो क्वांटिटी, जैसे कि आपने 5 न्यूटन दिया नहीं हिला, 10 न्यूटन दिया नहीं हिला, जैसे आपने 15 न्यूटन दिया, क्योंकि लिमिटिंग जो फ्रिक्शन था इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन था, लिमिटिंग जो मैक्सिमम फ्रिक्शन था वो 15 न्यूटन था। जैसे 15 न्यूटन दिया तो जस्ट 15 न्यूटन के जस्ट अबव में आपने सोफा आपका मूव होने लगा। इसका मतलब कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन था वो लिमिटिंग फ्रिक्शन में चेंज हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन की ही मैक्सिमम क्वांटिटी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद मालूम है क्या होगा? फिर आपको जब जैसे सोफा मूव होने लगेगा, मैं बार बार सोफा का नाम इसलिए ले रहा हूँ इसी का जनरल लाइफ से इसको ये कर सको और रिलेट कर सको, ठीक है। तो जैसे ही सोफा मूव होने लगेगा आपको देखो फिर फोर्स है ना थोड़ा सा कम लगानी पड़ेगी। ये है ऐसा, फोर्स है ना आपको थोड़ा सा कम लगानी पड़ेगी। जैसे मूव होने चालू हुआ ना, फिर थोड़ा सा आप इजी करके आप उसे मूव करा लेते हो, बस थोड़ा हिलाने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, उसके जस्ट मूव करने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। एज इट स्टार्ट मूविंग तो आपको फोर्स उतना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। तो इसका मतलब ये होता है कि जो
जब सोफा मूव करा रहे हो फ्रिक्शन तभी भी लग रहा है, लेकिन वो फ्रिक्शन को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो एफ एस मैक्सिमम को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, एफ एस मैक्सिमम को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ऑलवेज रिमेंबर इट व्हाट, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है। हाँ, क्योंकि जब मूव होने लगेगा ना तो आप फिर आराम से मूव कराने लगते हो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपका फ्रिक्शन का है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, ठीक है ना। चाहे वो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हो, चाहे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हो, तो म्यू एस और म्यू के अलग अलग हो सकता है, क्योंकि दोनों भाई ये तो नॉर्मल है। व्हाट इज एन? इज योर नॉर्मल, नॉर्मल क्योंकि जो भी बॉडी आपकी सरफेस में रखी हुई है, जिस सरफेस के कॉन्टैक्ट में, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है ड्यू टू एम जी, ड्यू टू वॉट, एम जी। नीचे एम जी लग रहा है तो इसमें नॉर्मल है। तो नॉर्मल का और इसी फ्रिक्शन का जो कांस्टेंट वैल्यू होती है दैट इज म्यू के, वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर कि कैसा मटेरियल है। बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो म्यू के वैल्यू कम होगी, अब बहुत ज़्यादा अगर रफ है तो म्यू के या म्यू एस की वैल्यू ज़्यादा होगी। एग्जाम में अक्सर म्यू के म्यू एस एक ही दे देता है, अक्सर आपके जो सिलेबस में ऑलमोस्ट म्यू के और म्यू एस एक वैल्यू, अगर वैल्यू नहीं दिया है, म्यू जस्ट म्यू दिया है तो म्यू एस और म्यू के वही मानना है, अगर जस्ट म्यू दिया हुआ है। अगर म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दिया हुआ है तो समझ गए। तो ये जो फोर्स, जिस तरह हमारे फोर्स का फॉर्मूला है, क्या बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे मास इंटू एक्सीलरेशन है, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू ग्रेविटी है, इसी तरह फोर्स का फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला, इसी तरह फोर्स का फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला म्यू इंटू एन, दैट इज योर नॉर्मल। एंड व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज योर एम जी। लेकिन अब ये अगर अलग अलग डायरेक्शन में है, जैसे कि अगर हाँ उसमें फिर कंपोनेंट अलग अलग हो जाएंगे, तब वो एन किसके अगेंस्ट है? एम जी साइन थीटा के अगेंस्ट है कि एम जी कॉस थीटा के अगेंस्ट है ना। जब अगर इंक्लाइन प्लेन होता है तो इनकी वैल्यू बदल जाती है ना, एम जी कॉस थीटा भी हो सकता है, एम जी डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट के ऊपर कि कैसा कॉन्टैक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। अब यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है तो डेफिनेटली तुम्हारा म्यू के कम होना है ना। एक बार आपने क्या किया, फोर्स लगा रही, फोर्स है, व्हाट इज दिस? फोर्स। हमेशा है ना ग्राफ को रीड करना अच्छे से सीखो, ओके। सो और ये आपके एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये फोर्स है फ्रिक्शन वाली, ओके, ये आपके एक्सटर्नल फोर्स है। आप क्या कर रहे हो, फोर्स आप बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, तो एक पॉइंट में फ्रिक्शन वाला फोर्स को अचीव करते आ रहे हो, ठीक है ना। जैसे एक पॉइंट पे पहुंचोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना फोर्स लगा दिया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आपका फोर्स पहुंच गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन करें तो भाई 10 न्यूटन है, तुमने 10 न्यूटन तक लगा दिया, तो जस्ट जैसे लगाया वैसे ही आपको फोर्स फिर उतना ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है ना लिमिटिंग से, तो फिर आपका ये थोड़ा डाउन हो गया, देखो एफ के में आगे नीचे आ गया, फिर ये कांस्टेंट में चलेगा एफ के, ठीक है ना। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो डायरेक्शन तो बहुत 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 ही ज़रूरी है। अगर इसका एक्टिविटी बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो वहाँ पे डायरेक्शन बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका रोल होता है। देखो सी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन में हम बोलेंगे फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है फ्रिक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, वेलोसिटी वाला बॉडी इस राइटवर्ड मूव कर रही है, तो राइटवर्ड मूव कर रही है ये बॉडी, तो इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर, ये मैंने एरो यहाँ तक लगा दी, इस बॉडी के लिए, इस बॉडी में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। सुन लो फिर से, ये सरफेस है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी समझना, मैंने एरो बढ़ा दिया इसलिए कि ये बॉडी तक के एरो ले लिया, कि जो एरो है, ये जो फ्रिक्शन है, एफ, जो भी एफ ऐसे देते हैं हम लोग, चाहो तो यहाँ दिखा दो, फ्रिक्शन के लिए फ्रिक्शन वाला फोर्स है ये, फोर्स कौन सा? फ्रिक्शन वाला। तो इस पर, इस बॉडी पर ये फ्लोर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा, और इस फ्लोर में इस साइड में फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि दोनों में ही फ्रिक्शन लगता है, दोनों में ही फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो सरफेस में इस तरफ राइटवर्ड फ्रिक्शन लगेगा, बट इस बॉडी पर वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, याद रखना, वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से बॉडी ऑन बॉडी की बात करें अगर, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, तो दो ब्लॉक हैं, एक ए है और एक बी है, ओके। दो ब्लॉक है, तो आप देख रहे हो दो ब्लॉक की वेलोसिटी जो दी है वो अलग अलग दी हुई है, दोनों में डायरेक्शन तो सेम दिया हुआ है। ऊपर वाला ए 2 मीटर पर सेकेंड से इस बॉडी के ऊपर चल रहा है, इस बॉडी के ऊपर के रेफरेंस से
सॉरी इस बॉडी के रेफरेंस नहीं, ये ग्राउंड के रेफरेंस से, सरफेस के रेफरेंस से ये जो बॉडी है इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और इसी सरफेस के रेफरेंस से जो दूसरी वाली बी बॉडी है, बड़ी वाली बॉडी है, 4 मीटर पर सेकेंड में। तो अगर कॉमन सेंस सोचो कि अगर आप बाहर से देखोगे तो ये बॉडी ज़्यादा तेज चलती हुई दिखाई देगी, ये बॉडी इस बॉडी के रेफरेंस से पीछे होती हुई दिखाई देगी, तुम्हें वैसी दिखाई देगी, बॉडी पीछे आ रही इसके बॉडी से कंपेयर। देखो ग्राउंड के रेफरेंस से तो ये भी बॉडी आगे जा रही है कि 2 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, रेस्पेक्ट टू फिक्स सरफेस है, फिक्स सरफेस, वो तो ठीक है बॉडी आगे जा रही है। लेकिन ये बॉडी को तुम देखोगे ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर एक स्टंट चल रहा है बाइक, तो ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है और बाइक की स्पीड कम है, किसके कंपेयर, ट्रेन के कंपेयर में नहीं। अगर ट्रेन, हाँ ग्राउंड, ट्रेन के रेस्पेक्ट रहेगी तो ये बॉडी ट्रेन के आगे जा रही है, समझो ऐसा हो जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये पीछे नहीं हो जाएगा क्योंकि ये तो 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना, तो ये आगे कैसे हो सकता है अगर हम दूर से देखेंगे। ऐसे लगे कि पीछे जा रहा है, इस ट्रेन के कंपेयर में से लगे पीछे, ट्रेन जल्दी आगे क्रॉस हो जाएगी, नीचे आके बॉडी गिरी जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा एक पॉइंट में आकर, ठीक है ना, समझ गया। तो हो क्या रहा है, अब देखो हो ये रहा है, देखो ये बॉडी का डायरेक्शन, इस बी ए का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ए का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बी के रिलेशन में बताओ किस तरफ है, इस तरफ है कि इस तरफ है, राइटवर्ड है और बैकवर्ड है। बी के रेफरेंस से ए बॉडी का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर है, किधर बॉडी जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, राइट नहीं जा रही है, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में पीछे जा रही है क्योंकि इसकी 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, ये 4 मीटर पर सेकेंड है, इसकी 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, ये 2 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी यानी वेलोसिटी इधर गई, वेलोसिटी -2 कह लो एक तरफ, एक उसके लिए डायरेक्शन -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब बैक साइड जा रही। तो जब डायरेक्शन वेलोसिटी की इधर है तो इस बॉडी में फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, ऐसा सोचा बॉडी का, क्योंकि हमें फ्रिक्शन किससे देखना है, ग्राउंड से नहीं देखना, ग्राउंड से तो कांटेक्ट में ही नहीं है, ग्राउंड से तो कांटेक्ट में ही नहीं है बॉडी, ये बी बॉडी में, तो हमें बी की वजह से फ्रिक्शन देखना है ए पर। तो ए पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड है, तो फ्रिक्शन जो लगेगा ऑन ए, बॉडी ए, फ्रिक्शन जो लगेगा वो इस अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा तो इसका फ्रिक्शन इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये सेंस समझो, अगर एक फ्रिक्शन इधर लग रहा है ड्यू टू वेलोसिटी अपोजिट ऑफ डायरेक्शन, इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा है इस बॉडी में, तो इस बॉडी में इस बॉडी की वजह से इस साइड में फ्रिक्शन, अपोजिट साइड में फ्रिक्शन, दोनों एक दूसरे का अपोजिट फ्रिक्शन देते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो हम कैसे बोल रहे हैं, किस बॉडी से नहीं, हम बोल रहे हैं किस बॉडी पर क्या फ्रिक्शन लग रहा है वो देख रहे हैं हम लोग, किस बॉडी पर क्या फ्रिक्शन लग रहा है हम लोग वो देख रहे हैं। तो इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में, राइट साइड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। चलो अब बॉडी बी पर आ जाओ, बॉडी बी में देखो वेलोसिटी, अब यहाँ पे कौन दो फ्रिक्शन दे रहे हैं, तो ऊपर वाला फ्रिक्शन दे रहा है इस बॉडी को और एक सरफेस भी फ्रिक्शन दे रहा है बी बॉडी को। अब बी वाले बॉडी में टोटल देखते हैं फ्रिक्शन फोर्सेस कितने हो रहे हैं, तो बॉडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट देख लो, बॉडी ग्राउंड रिस्पेक्ट में तो ये तो पता चल ही रहा है हमें कि 4 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड है ना, एक्स के पॉजिटिव में, तो डेफिनेटली ये जो देखो 1 1 दिया है ये बॉडी 1 के लिए, ये 2 2 दिया है बॉडी 2 के लिए, तो डेफिनेटली F2 इस बॉडी पर इस ग्राउंड की वजह से फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा बताओ, इस ग्राउंड इस सरफेस की वजह से बॉडी बी पर किस तरफ फ्रिक्शन लगेगा, आगे कैसे लगेगा, पीछे लगेगा, वेलोसिटी इधर है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, अपोजिट इस बॉडी पर, नॉट दिस सरफेस पर, हम इस सरफेस पर बात नहीं कर रहे, बॉडी बी पर, तो बॉडी बी पर इस वेलोसिटी में लगेगा, पीछे लगेगा। अब एक तरफ पीछे लगे, दोनों ही एक दूसरे को फ्रिक्शन देते हैं, अगर एक पीछे लग रहा है दूसरा वाला, मतलब जमीन पर इस बॉडी की वजह से इधर फ्रिक्शन लगेगा। तो पहले हमेशा बॉडी का निकालो, हमेशा कैसे निकालो मालूम है, जिसकी वेलोसिटी दी उसका निकालो हमेशा, वो ज़्यादा आसान होता है। देखो हमें ए बॉडी पर फ्रिक्शन निकालना है, ए बॉडी वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है, तो फ्रिक्शन इधर हो गया। ए बॉडी के ऊपर किसकी वजह से, वजह कुछ भी हो सकती है, बॉडी बी थी वजह, ठीक। अब बी बॉडी में फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स का, तो बी बॉडी पर वेलोसिटी किधर है, फ्रिक्शन कौन दे रहा है, ये दे रहा है, सरफेस दे रहा है बी बॉडी को, ठीक है। तो बी बॉडी पर मुझे फ्रिक्शन निकालना है, तो बॉडी सरफेस, जिस सरफेस से हमें निकालना है उस सरफेस के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन किस तरफ है मूविंग का, राइटवर्ड है। तो इस बॉडी पर
इसके अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, तो नीचे ग्राउंड पर इस बॉडी का अपोजिट हो जाएगा उसके, ऐसे समझो। तो मेन बॉडी पर देखो, लेकिन इस बॉडी पर दो फ्रिक्शन है, एक तो ग्राउंड तो दे ही रहा है इधर, एक दे रहा है, और एक ये भी दे रहा है ना, ये किस तरफ दे रहा था, फ्रिक्शन इधर लग रहा था, इधर दे रहा था ये। अब इसके बाद दो फ्रिक्शन लग रहे हैं, बॉडी बी पर दो फ्रिक्शन लग रहे हैं, दो फ्रिक्शन फोर्स है, यानी कल को तुम इसको खींचने जाओगे फोर्स लगा के, तो कैंसलेशन के लिए, नेट फोर्स निकालने के लिए दो फ्रिक्शन तुम्हें कैंसिल करना पड़ेगा, तुम्हें दो फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल करना पड़ेगा नेट फोर्स निकालने के लिए। कल को ऐसे बोला गया, कल को मतलब क्वेश्चन में बोला गया कि आप राइटवर्ड बॉडी को खींच लो, और ये कंडीशन दी गई, ठीक है, ये कंडीशन दी गई है, ये इसको फ्रिक्शन इसको, तो इस बॉडी पर दो फ्रिक्शन लग रहे हैं, एक तो ग्राउंड की वजह से लग रहा है, और एक ए बॉडी का जब वेलोसिटी से कम हो तो, क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटी के इधर था, ठीक है, समझे ना। तो कैसे आया देखो, फिर से बता, फिर से समझ लो, बहुत जरूरी है। हमें क्या निकालना है, किस बॉडी पर, किस बॉडी की वजह से भाग रहे हैं, किस बॉडी पर क्या लग रहा है। तो वेलोसिटी के अपोजिट, जिस बॉडी का जिस तरफ वेलोसिटी होता है उसके अपोजिट उस बॉडी पर फ्रिक्शन लगता है। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में था, ठीक है ना, तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो लगेगा वो इस डायरेक्शन पे लगेगा, ठीक है ना, किसकी वजह से, इसकी वजह से, वो अलग बात है। यानी इधर ऐसे लग रहा है तो यही वाला इसी का अपोजिट एक और ले लेना इस बॉडी के लिए, F1 अगर इधर लग रहा है तो इस बॉडी पर इसके अपोजिट फ्रिक्शन तब मारना, दोनों ही एक दूसरे को फ्रिक्शन दे रहे हैं ना, तुम कंफ्यूज हो गए। सुनो, ये बॉडी किधर मूव कर रही थी, इस तरफ, इधर मूव कर रही थी, यानी इस पर फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। कौन लगा रहा है फ्रिक्शन, बी वाली बॉडी, तो बी वाली बॉडी के ऊपर भी तो ए का फ्रिक्शन तो दोनों का होता है, पर अगर इधर इस बॉडी पर ये डायरेक्शन आ गया तो इस बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन कर दो, खत्म, दोनों एक दूसरे को अपोजिट देते हैं, ठीक है ना। अब बी बॉडी का ग्राउंड की वजह से बॉडी इधर जा रही है तो ग्राउंड की इधर लग रहा है फ्रिक्शन, अब फिर ग्राउंड पर तो अपोजिट, ग्राउंड तक जाने की एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ग्राउंड तक जाने की जरूरत, हमें बॉडी पे ही मेनली निकालना पड़ता है, ठीक है। तो टोटल इस बॉडी अगर बी का देखेंगे, बी पर अपोजिट यानी लेफ्ट राइट डायरेक्शन में दो फ्रिक्शन फोर्स रोकने की कोशिश कर रहे हैं, F1 ड्यू टू बॉडी ए एंड F2 ड्यू टू ग्राउंड। तो और ये डायरेक्शन वेलोसिटी से ही, यानी मूविंग किस तरफ है उससे ही पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पहले बताइए, यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताइए, इधर पे देखो, ये सरफेस है जो कि फिक्स है, बॉडी ए बॉडी बी, तो मैंने क्या कहा था, फ्रिक्शन आप कैसे देखोगे, उसकी नेट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकालकर, रिलेटिव वेलोसिटी ना डायरेक्शन वेलोसिटी का मालूम होना चाहिए। तो पहले देखो बॉडी टू बॉडी, ये पीछे जा रहा है कि आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे जा रहा है, ठीक है। तो बॉडी ए पर हम लोग देखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में बॉडी बी, क्योंकि बॉडी बी ही तो एक और फ्रिक्शन देगा, तो ग्राउंड तो देखने का मकसद भी नहीं है, ठीक है ना। बी के रिस्पेक्ट ये बॉडी का वेलोसिटी इस तरफ है, आगे है, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड होगा, 4-2 रिलेटिव है ना, 4-2। तो अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो फ्रिक्शन ऐसे इस बॉडी से एरो लेकर आओ, इससे पता चले इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ होगा, ठीक है ना। चलो F1 दे दो, अब बताओ, ये हो गया, यानी कि अब ये बॉडी ने फ्रिक्शन इस बॉडी पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है इस बॉडी की वजह से, तो इसी का अपोजिट इस बॉडी पर मार दो, क्या मार दो, F1, ठीक है ना, अपोजिट मार दिया, ये देखो। अब फ्रिक्शन फोर्स 1, फ्रिक्शन फोर्स 2, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस फ्रिक्शन फोर्स, हाँ ये फ्रिक्शन फोर्स 1, ठीक है। तो फ्रिक्शन 1 हो गया। अब नेक्स्ट सिरे से फिर बी का देखेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो बी किस तरफ जा रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट, ये तो फिक्स है ना, इसमें सीधा सीधा आगे जा रहा है, तो यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इस बॉडी पर ग्राउंड की वजह से F2 इधर लगेगा, ये लग गया F2, ठीक है। अब ये F2 लगा तो इधर भी इसका अपोजिट F2 मार दो, तो ग्राउंड के इतना देखने की जरूरत नहीं होती, यानी कि इस बॉडी पर अब देखो क्या हो रहा है, दो फोर्स ऐसे ही कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के लिए। अब ये बराबर है नहीं है वो बात अलग है, हो सकता है बराबर हुए तो बॉडी हिलेगी नहीं, ठीक है ना, तो डिपेंड करता है फिर, ठीक है ना, डिपेंड करता है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए कैंसिल करेंगे, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, नेट फोर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखो एक डायग्राम दिया हुआ है पुली में, तो हो क्या रहा है, सी ये हमने पुली यहाँ से बांधी हुई है इस बॉडी को, ओके, और ये स्ट्रिंग बांधी हुई है पुली के थ्रू, फिर ये इस तरीके से यहाँ पर ये पुली गई है, और हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान दो,
एक्सटर्नल फोर्स है ये, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी को, देखो ये हमने दोनों बॉडी एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है, बंधी हुई है, लेकिन स्ट्रिंग क्या पुलिस होते हुए गई है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हाँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन देखो, इस तरफ हम लोग खींच रहे हैं इस बॉडी को, तो ये तो बंधा हुआ है, तो ये बॉडी आगे जाएगी, कॉमन सेंस है, ये बॉडी ऐसे आगे जाएगी, तो ये बॉडी आगे जाएगी, यानी वेलोसिटी बॉडी की इस तरफ है, तो इस बॉडी पर फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, यहाँ पर F, चलो F2 से हमने डिनोट कर दिया इसे, ठीक है ना, डिपेंड करता है जो भी आप सिंबल देते, F2 से इधर F2 इधर है, तो ठीक उसी टाइम आप इस बॉडी पे F2 अगेंस्ट दे दो, अपोजिट दे दो, ये F2 का एरो है, इधर दे दो, ठीक है, बॉडी, यानी कि समझ गया ना, ये बॉडी किधर जा रही है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स मैं इधर से खींच रहा हूँ ये वाली बॉडी को, तो डेफिनेटली ये बॉडी उस तरफ जा रही होगी, ये बॉडी उधर जा रही, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली नीचे वाली बॉडी के रिस्पेक्ट में बॉडी ए और बी दे दो, ठीक है, बी बॉडी है ना, ये दोनों एक दूसरे को ही फ्रिक्शन दे रहे होंगे, बट ये जो ए वाली बॉडी है अगर मूव लेफ्ट साइड कर रही है तो डेफिनेटली फ्रिक्शन राइट साइड लगेगा, राइट साइड लगेगा इस बॉडी के ऊपर, तो नीचे वाली बॉडी का उसी टाइम दे दो उसके अपोजिट वाला, F2 इधर है तो F2 इधर है। अब नाउ सी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉडी किस तरफ जा रही है, राइट में जा रही है, तो F1 डेफिनेटली लेफ्ट में लगेगा, इधर लगेगा ना अपोजिट, बॉडी किधर जा रही है, बी वाली इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, ग्राउंड इस बॉडी को कहाँ फ्रिक्शन देगा, जहाँ मूवमेंट के अगेंस्ट, ये बॉडी इधर जा रही है ना, इधर खींच रहे हैं हम लोग, इधर जा रही है, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा नहीं लगेगा, ग्राउंड की वजह से, तो लग गया F1। बट बॉडी ए का जो फ्रिक्शन था उसका वो अभी और ये तो पहले हम दिखा चुके हैं ना, F2 के आगे F2 है, उसका अपोजिट लगेगा ना बॉडी। चलो फिर से ए वाला क्लियर हुआ, जी अब बी वाला बॉडी कहाँ जा रही है, राइट या लेफ्ट, एक्सटर्नल फोर्स तो राइट, इधर इधर है, मतलब राइट में जा रही है बॉडी, जब बॉडी राइट में जाएगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अच्छा उधर उसका फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, तो इसको मान लिया हमने F1, क्या मान लिया F1 इधर, तो फिर ग्राउंड में उसके अपोजिट F1, ठीक है ना, तो मैंने कहा ग्राउंड के लिए उतना केयर करने की जरूरत नहीं है, दो बॉडी का केयर करो, तो कुल मिला के इस बॉडी पर एक ही डायरेक्शन पे दो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्राउंड की वजह से और एक बॉडी की वजह से, ठीक है ना, समझ में आ गई। सो सी अज्यूमिंग स्लिपिंग एट ऑल प्लेसेस, मतलब पूरी बॉडी में स्लिप हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, F1 इज इक्वल टू μ1 इंटू N1, डेफिनेटली। अब यहाँ पे देखो n का भी कॉन्सेप्ट समझो पहले, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या, म्यू इंटू एन, तो पहले F2 निकालें क्या, तो F2 मतलब फ्रिक्शन फोर्स 2 ये वाला इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एन, तो म्यू इस बॉडी की वजह से जो भी कांस्टेंट म्यू दिया होगा एक दूसरे के लिए जो भी म्यू आया, ये n क्या दे सर, यहाँ पर हाँ n क्या दे, तो यहाँ पे देखो n क्या निकालोगे, देखो n कैसे निकाला जाता है, बॉडी के जो सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस होता है ना, कॉन्टैक्ट उसी का परपेंडिकुलर, ये n हुआ, और इसके नीचे इस बॉडी की वजह से नीचे mg हो गया, है ना, mg हो गया, इस बॉडी का m इंटू जी, यही तो हो गया क्या n2, एक मिनट, N2 इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी का नॉर्मल निकालेंगे, तो ये नॉर्मल कैसे आएगा, चलो पहले ये बॉडी हमने क्या किया, थोड़ा जूम करके देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, इससे लिखने में आसानी हो जाए, तो इसको मान लो N2, क्योंकि F2 से डिनोट किया, इसको मान लो N2, तो ये बॉडी इससे सरफेस में कांटेक्ट में थी, तो कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल एक दूसरे का मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो N2 ऊपर, और N2 मतलब किसकी वजह से M2, इस बॉडी 2 की वजह से M2 जी, ये बॉडी 2 है, ठीक है, चलो 1 2 दे दो, ए भी ना देके, अब 1 2 दे दो, ये नीचे बॉडी 1 ऊपर बॉडी 2, M2 जी, ठीक है ना, तो फॉर्मूले में हम क्या मार देंगे, F2 इज इक्वल टू μ2 इंटू N2, ठीक है ना, N2, ओके। यहाँ पर देखो N1 के लिए, इस बॉडी 1 के लिए देखो, बॉडी 1 में कितना नॉर्मल लग रहा है, ऊपर जाएगा, और नीचे mg होगा, देखो नीचे जो mg होगा ना, वो बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 दोनों का होगा, मतलब ये वाली बॉडी, ये जो अब ये सरफेस नॉर्मल सरफेस से लिखा जाता है, अब ये सरफेस को वजन कितना पड़ रहा है सोचो, 1 का तो दोनों का सरफेस, देखो इस सरफेस में n कैसे देखा जाता है, नॉर्मल फोर्स, इस सरफेस पर कितना वजन पड़ रहा है बताओ, अच्छा इस सरफेस पे कितना वजन पड़ रहा है, इस बॉडी का ही पड़ रहा होगा, इस बॉडी का पड़ रहा होगा, तो अब यहाँ से जब हम नॉर्मल के लिए
एरो देंगे ऊपर n नीचे mg, तो mg 2 लग जाएगा, हाँ m1g प्लस m2g। क्यों? इस बॉडी का भी मास हाँ और इस बॉडी का भी मास। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बॉडी, क्योंकि ये बॉडी 2 का वजन लिए हुए, अगर इस सरफेस से कंपेयर में देखेंगे तो ये सरफेस 2 का वजन लेके झेल रहा है। ये सरफेस कितने, इस सरफेस में जो प्रेशर पड़ रहा होगा, सोचो ना जरा। नॉर्मल मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से प्रेशर आपका तो धक्का मिल रहा है, जो एक पुश मिल रहा है। तो इस सरफेस में कितना पुश मिल रहा है? दोनों बॉडी का पुश नहीं मिल रहा होगा, कॉमन सेंस है कि नहीं? दोनों बॉडी का पुश मिल रहा होगा। तो इस सरफेस में जो अगर तुम एन देखोगे, इस पॉइंट से एन देखोगे, तो यहाँ पर जो mg नीचे आएगा, तो mg दोनों बॉडी का mg आएगा। यहाँ पर देखो वही हमने किया कि जो हमने n निकाला, यानी कि n2 निकाला, वो m1, ठीक है, ये n2 है समझो, ठीक है ना। n2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2g। m1 m2 कॉमन जी बाहर निकाल लिया और m1 m2 इधर रख दिया, तो n2 ये आ गया, ठीक है, समझ में आया। और n1 ये है। बहुत गलत सर, चलो अभी फिर से मैं लिखे दे रहा हूँ। देखो ये वाला n2 था ना, n2 इज इक्वल टू m2g सिर्फ रहेगा ऊपर बॉडी के लिए, n1 दोनों के लिए रहेगा m1g प्लस m2g, ये n1 रहेगा। तो g बाहर निकाले, m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है ना। n2 n1 ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो n1 रहेगा, सिर्फ देखो इसमें पुशिंग कितनी लग रही होगी, इसी बॉडी की लग रही होगी, यानी कि m1g नीचे। तो देखो सिंबल देख लेना किस तरह आप दे रहे हो, किसको n1 किसको n2, किसको बॉडी 1 किसको बॉडी 2 ले रहे हो, तो ये हो जाएगा n, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब आप बॉडी 1 पर फ्रिक्शन फोर्स निकालोगे, बॉडी 1 पर फ्रिक्शन फोर्स निकालोगे, तो फ्रिक्शन फोर्स F1 इज इक्वल टू बॉडी 1 पर करोगे म्यू, इसको मान लो बॉडी म्यू1 मान लो, और n1, ओके, इस बॉडी पर म्यू1 मान लिया बॉडी 1 के लिए, और n1, तो n1 हमारा कितना आया, इज इक्वल टू जी बाहर निकाला, तो m1 प्लस m2 आ जाएगा। ये आ गया फ्रिक्शन फोर्स 1, मतलब फ्रिक्शन फोर्स आ गया इस बॉडी का, ठीक है। म्यू1 जी m1 प्लस m2, ठीक है ना, म्यू1 इंटू n1, ओके। अब इस बॉडी पे 2 लग रहे हैं, यानी दोनों आपस में प्लस होंगे, एक और लग रहा है F2 भी लग रहा है, इस बॉडी में 2 फ्रिक्शन लग रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने F1 निकाला, फ्रिक्शन 1 निकाला है सिर्फ मैंने, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन 1 रहेगा, फ्रिक्शन 1 भी थोड़ा बढ़ के, कैसे बढ़ के, क्योंकि 2 बॉडी के वजन लिए हुए, और वजन बढ़ा दोगे तो और ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बॉडी और दबेगी और फ्रिक्शन लगेगा, कॉमन सेंस है कि नहीं। तो ये फ्रिक्शन 1 हुआ है अभी, ये फ्रिक्शन 1 है, ये फ्रिक्शन 2 है, ठीक है ना। ये फ्रिक्शन 2 उस बॉडी वाला, ठीक है ना। तो वो रहेगा सिर्फ n2 गया, m2g है, समझिए। देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, इस बॉडी पे कितने फ्रिक्शन लग रहे हैं, इस बॉडी में टोटल 2 फ्रिक्शन लग रहे हैं, एक F2 एक F1, ठीक है। फॉर्मूला हमारा μ2n है, ठीक है। F2 के लिए जब फॉर्मूला हम निकालेंगे, F2 इज इक्वल टू, F2 मतलब ये जो ऊपर 2 लोग कहानी हो रही थी, तो इनका म्यू ले लिया μ2, और n जस्ट मैंने ले लिया n2, ठीक है ना, जस्ट क्या ले लिया, n2 ले लिया, ठीक है ना। अब n2 कितना आ रहा था, n2 कितना आ रहा था, इसी बॉडी का मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू n था, यही तो मास है ये सिर्फ। तो n2 कितना था, सिर्फ m2 इंटू जी, मतलब बॉडी 2 इंटू जी, ये तो सिर्फ n2 था। एक तो ये फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हो गया। दूसरा नीचे वाली कहानी अलग थी, नीचे में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है, अगर लॉजिक भी लगाओगे, 2 बॉडी है ऊपर, तो दो बॉडी का जो n निकलेगा वो m1 प्लस m2 इंटू जी, मतलब m1 प्लस m2g, 2 बॉडी का वजन, ठीक है ना, ये n निकलेगा, ठीक है। तो μ1 g इन ब्रैकेट m1 प्लस m2, ये हो गया फ्रिक्शन 1, ठीक है, और ये हो गया फ्रिक्शन 2। टोटल फ्रिक्शन कितना दोनों के प्लस, अगर टोटल फ्रिक्शन निकालेंगे, इस बॉडी में 2 फ्रिक्शन है ना अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट, अगर एफ नेट निकालेंगे तो एफ नेट कैसे निकलेगा, एफ नेट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल जो तुमने दिया माइनस 2 फ्रिक्शन फोर्स पीछे खींच रहे हैं, तो F1 इन ब्रैकेट प्लस F2, ब्रैकेट में प्लस करो। F1 कितना है, μ2 n1 है, लेकिन F1 कितना है, μ1 g m1 m2 है, लेकिन F2 जस्ट μ2 n2 है, जस्ट m2g है, ठीक है ना, क्योंकि जो 2 वाला है वो सिर्फ एक ही बॉडी का बदल लिया है। आगे बात समझ में। अब नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रिकी लग सकता है, लेकिन
देखो वो क्या आ रहा है यहाँ पर, हमने क्या किया है, अब इधर देखो, यहाँ पे देखो सिस्टम आपको कैसे दिया हुआ है, एक बॉडी m1 है, एक बॉडी m2 है। m1 m2 में जो कांटेक्ट देखो किस तरीके से कि m2 नीचे गिर जाएगी, तो बॉडी को आप ऐसे करोगे इस तरह तो नीचे नहीं गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है नीचे ना भी गिरे, अगर क्यों एक्सटर्नल फोर्स आप दे रहे हो, एक्सटर्नल जब फोर्स दे रहे हो ना, तो कैसे ना भी गिरे, ऐसा हो सकता है क्या, तो वो हम लोग देखेंगे। देखो इस बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स दे रहे तो ये पूरी बॉडी इससे कांटेक्ट में, तो पूरी ही सिस्टम आगे की तरफ जा रहा होगा, एक्सीलरेशन जो होगा वो राइटवर्ड होगा, ठीक है ना। इन दोनों बॉडी के कांटेक्ट के लिए जो कांटेक्ट हो रहा है, जो फ्रिक्शन एक दूसरे को दे रहे हैं, उसको हमने मान लिया म्यू2, उसका कांस्टेंट वैल्यू म्यू2 दे दिया, दोनों एक दूसरे सरफेस के लिए। और ग्राउंड से और ये बॉडी m1 के बीच का जो फ्रिक्शन है उसका म्यू1 ले लिया हमने, क्या ले लिया, म्यू1 ले लिया, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स हमारा इस तरफ है। अब हम क्या करते हैं, FPT निकालते हैं इसका, देखो कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये बॉडी खींचा, ऐसे देख लो, ठीक है, और दूसरी बॉडी चुपकी थी, उसको हमने अलग करके देख रहे हैं हम लोग कि क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्टअप मारना, वेलोसिटी से स्टार्ट मारना है कि किस डायरेक्शन में मूविंग है, ओके, वहाँ से मारेंगे। तो चलो पहले इसका देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं, बॉडी किस तरफ मूव हो रही है, इधर मूव हो रही है, तो नीचे ग्राउंड है, याद रखना। तो अगर बॉडी इधर मूव हो रही है तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स F1 लग रहा है, F एक्सटर्नल मतलब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नली, F1 जस्ट F2 लिखा मतलब फ्रिक्शन फोर्स है, वो बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, F1 2 3 फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगा, यानी F1 एक इधर लग गया, ठीक है। नॉर्मल की क्या कहानी है, यहाँ से कांटेक्ट में ये N है, परपेंडिकुलर होता है, ये नीचे M1G हो गया, तो नॉर्मल इज इक्वल टू M1G हो गया, ठीक है, ओके, ये हो गया। और एक्सटर्नल, तो देखो अभी क्वेश्चन हमारी कैसे तैयार हो रही है, देखो इधर F एक्सटर्नल हमने इधर दिया, तो इसको कौन पीछे भगा रहा है, मतलब रोकने की कोशिश कौन कर रहा है, एक तो F1 कर ही रहा है, F1 अगेंस्ट है, F1 कर ही रहा है, ठीक है ना। और कौन रोकने की कोशिश कर रहा है इसको, इसके अगेंस्ट कौन कौन है, ठीक है, नहीं एक तो ये है फ्रिक्शन है ग्राउंड वाला, ठीक है, ये हमने -F1 कर दिया, जो हमने मूव करा रहे हैं। हाँ देखो यहाँ F एक्सटर्नल दिया, बॉडी इधर जा रही है, यानी ग्राउंड की वजह से F1 पीछे लग रहा है, एक तो -F1 किया, और क्या पीछे मैं बता रहा हूँ, और इस एक्सटर्नल फोर्स और कौन अपोज कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, F नेट इज इक्वल टू मास, मतलब बॉडी 1 है ये, तो मास 1 इंटू एक्सेलरेशन, ये कहानी चल रही। F नेट कैसे निकाले, तो F नेट मतलब क्या कुछ अपोजिंग तो नहीं है, हाँ F एक्सटर्नल के अपोजिट F1 था, यानी F एक्सटर्नल के अपोजिट -F1 था, है ना, फ्रिक्शन फोर्स एक माइनस में था, ठीक। अब देखो और क्या था, देखो ये बॉडी आपस में कांटेक्ट में थी, इसका मतलब इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, है कि नहीं। तो कांटेक्ट फोर्स कैसे लगता है, सरफेस जो टच कांटेक्ट होता है उसी के परपेंडिकुलर, उसी के परपेंडिकुलर। तो जैसे इधर के लिए हमने N1 ले लिया, तो इधर के लिए N2 ले लो आप, N2, ठीक है, ये N2, ठीक है, ये N2 है, ठीक है। कांटेक्ट से हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है ना, ये N2 लग रहा है अपोजिट में। तो इसका मतलब ये जो फोर्स एक्सटर्नल है और इसी के अपोजिट एक और भी तो फोर्स लग रहा है N2 ड्यू टू दिस बॉडी। सोचो ना, इसकी वजह से इसका वजन भारी जैसा नहीं हो रहा होगा, आपको सरकार में दिक्कत नहीं होगी, है ना, मतलब N2 एक और अपोज कर रहा है, तो ये बॉडी का वजन भी अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। तो -N2 भी कर देंगे, तब जाके F नेट मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। N2 कितना आएगा वो बता रहे हैं अभी, N2 का भी हमने ओपन नहीं किया है। F1 फ्रिक्शन फोर्स मालूम है, म्यू1 ही ना, म्यू1 इंटू N कितना रहेगा इसका, नीचे ऊपर mg के बराबर रहेगा ना, इस बॉडी का mg के बराबर रहेगा, ऊपर N1 नीचे mg। ये तो हो गया किसकी कहानी, F1 की कहानी, ठीक है ना। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू n, और n किसके, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, mg के बराबर, m1g के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे लग रहा है N1, यहाँ ओपन तो है, यहाँ पे देखो ये N1 ये m1g, तो फ्रिक्शन फोर्स ओपन हो जाएगा। N2 सर क्या रखें, N2 क्या रखें बता रहे हैं मेरे को, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि एक्सटर्नल
एफ नेट जो बॉडी का इस बॉडी का एक्सीलरेशन के एफ नेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एक तो फ्रिक्शन पीछे गया, F1 पीछे आ रहा है और N2 भी पीछे आ रहा है, तो दोनों को हमने माइनस कर दिया, देखो है ना, एफ एक्सटर्नल से दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस बॉडी का देखो, ये वाली बॉडी का, छोटी बॉडी का, छोटी बॉडी किस तरफ जा रही है? उस तरफ जा रही है, अगेंस्ट जा रही है। तो पीछे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो पीछे कुछ सरफेस है कहाँ? यहाँ पर, ये तो हवा में है, सरफेस है ही नहीं। बात समझे? ये सरफेस पे तो है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन इसका फ्रिक्शन कुछ जब ये नीचे आने की कोशिश, क्योंकि ये नीचे फॉल होगा ना, तो नीचे आएगा तो फिर ये वाला तो फ्रिक्शन देगा ना एक अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर नीचे वाले डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो नीचे गिर रहेगा। अगर सोचो बॉडी रखी हुई ग्राउंड इधर है, तो ये नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा होगा। जब ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा, ऊपर लग, ऐसे नहीं लग रहा है, लेकिन कैसे लग रहा है? ऊपर की तरफ लगे। बॉडी नीचे गिर रही गिरेगी, कॉमन सेंस है ना, बॉडी नीचे गिरेगी कॉन्टेक्ट से ही, है ना, कॉन्टेक्ट से ही। देखो कुछ ऐसे, ऐसे है या ऐसे नीचे गिर रही होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, अपोजिट। तो M2 बॉडी पर F2 लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा F2? इस तरफ लग रहा होगा F2। ये F2 है तो फौरन इस बॉडी पर भी अपोजिट डायरेक्शन पे F2 मार दो। ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। जहां पर एक फ्रिक्शन निकाला, दूसरी बॉडी का अपोजिट डायरेक्शन फौरन निकालना। ये बॉडी आपस में कांटेक्ट में थी ना, इधर F2 लगा, नीचे वाला ऊपर क्यों लगा? क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, इसीलिए जो बॉडी कहाँ जा रही वहां से पहले उसका फ्रिक्शन वो निकाला, पहले इसका फ्रिक्शन निकाला इस बॉडी से, फिर फौरन उसका अपोजिट F2 है यहाँ पर आ गया है, नीचे F2 आ गया। ठीक है, देखो ये नीचे F2 आ गया। ओके, सो अब यहाँ पे लग गया ऊपर F2 और यहाँ पे देखो, इसीलिए नीचे देखो यहाँ पे F2 दिखा रहे इस बॉडी पे। यहाँ पे देखो एक हो गया F2 आ गया। ठीक है, नीचे एक और एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, दैट विल बी योर A2, क्योंकि बॉडी नीचे गिर रही है ये वाली, तो एक A2 हो रहा है और एक A1 तो है ही है। ये दोनों बॉडी तो एक तरफ एक साथ ही एक्सेलरेट कर रही होंगी ना, कॉन्टैक्ट में धक्का दोगे एक साथ ही, तो A1 जो इसके लिए वही A1 इसके लिए। तो यहाँ पर F2 कितना हो गया? ये देखो, यहाँ पर F2 निकालो। ये F2 निकालना है, मैं इस बॉडी के लिए निकाल रहा हूँ, बॉडी 1 के लिए। तो F2 किसके बराबर है? F2 इस कांटेक्ट के हिसाब से μ2 इंटू n होता है, μ2 इंटू n होता है। तो μ2 इंटू क्या ले लेंगे? n2। व्हाट इज n2? n क्या होगा इसका? ये वाला हुआ n2। देखो यहाँ पर हमने निकाला था, एक दूसरे कांटेक्ट में कौन है? ये एक दूसरे कांटेक्ट में है, ठीक है ना, ये n2 है। यहाँ पे एक दूसरे कांटेक्ट में थे, हमेशा कांटेक्ट से निकाला जाता है n2। ठीक है, तो ये हमने निकाला n2, जिसमें से n2 किसके बराबर है? m2g, बॉडी मास, बॉडी का मास इंटू ग्रेविटी, m2g, m2a एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, ठीक है ना, m2a। ठीक है, ये तो हो गया n2 आपका। किसके लिए निकाल रहे? फ्रैक्शन 2 के लिए निकाल रहे हैं। फ्रैक्शन 2 जो फॉर्मूला है, फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने डाला μ2 इंटू n2, तो ये हमने n2 निकाला। ओके, अब यहाँ पर देखो बॉडी गिर रही है नीचे, बॉडी क्या गिर रही है? नीचे। अगर नेट फोर्स निकालोगे इसका, नीचे बॉडी गिर रही है, m2g ज़्यादा है, m2g ज़्यादा है, फ्रिक्शन ऊपर का कम है, तो ऊपर का जो F2 था वो कम था, तभी तो माइनस F2 किया, m2g ज़्यादा किया माइनस F2 कर दिया, इज इक्वल टू m2a2। ठीक है, समझिए m2g पहले, नेट फोर्स के लिए m2g पहले क्यों रखा? क्योंकि बॉडी नीचे गिर रही है। जब बॉडी नीचे गिर रही है तो डेफिनेट फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, तो m2g माइनस F2 कर दिया, देखिए नेट फोर्स निकल। भाई इसको, ये नीचे गिर रही है, तो नीचे जो गिरेगी ना, ये जस्ट m2g से नहीं गिरेगी, क्योंकि उसको कुछ फ्रिक्शन रोक रहा है। अगर ये बिल्कुल फ्री होती, m2g से नीचे गिर जाती। फोर्स इज इक्वल टू m2g इंटू m इंटू a, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a होता है। तो ये फोर्स कौन लगा रहा है? हमने धक्का नहीं दिया, mg है सिर्फ अपनी मास की वजह से ग्रेविटी से खींच रही है, हमने धक्का नहीं लगाया है। फोर्स इज इक्वल टू ma होता है अगर ऐसा होता। लेकिन ये mg, जो mg नीचे था, इसको कुछ रोक रहा है। कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन, इस बॉडी का फ्रिक्शन रोक रहा है, F2 रोक रहा है। तो m2g में माइनस F2 कर दिया, तो m2a2 निकाल लिया। आई बात समझ में? तो ये सारी कहानी थी। तो कितनी इक्वेशन तैयार हो गई? तो F1 के लिए तैयार हो गई μ1 इंटू n1। व्हाट इज F1? ये F1, ये μ1, दोनों कांटेक्ट का, μ1 इंटू n1 ऊपर के लिए,
N1 एक्चुअली N1 क्या है, N1 क्या है देख लो, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है N1, देखो N1 M1G, एक तो लिखा N1 M1G, क्या और भी कुछ तो नहीं है, क्या नीचे की तरफ और भी तो कुछ नहीं है, शायद कुछ और हो। हाँ एक F2 वाला भी था, ये देखो नीचे डायरेक्शन में, एक तो इस बॉडी का M1G तो लग ही रहा है, साथ में F2 भी तो है, साथ में F2 भी है, ठीक है ना, एक और भी है नीचे, नीचे दो है, एक M1G भी है और नीचे F2 भी है, उसके ऊपर N1 है, तो N1 क्या क्या दो लोग हैं, एक तो M1G तो है ही प्लस F2 भी है, F2 क्यों है, इसकी वजह से, इसके फ्रिक्शन की वजह से F2, फोर्स के डायरेक्शन देखा करो भाई, N1 के अगेंस्ट हमें mg दिखाना होता है, लेकिन mg के बाद दो लोग हैं, एक mg फोर्स है और एक F2 भी है, F2 भी है। ऐसे सोचो अगर ये बॉडी यहाँ पे चुपकी ना होती तो यहाँ पे जो N मतलब समझो कि एक पुशिंग टाइप का है, पुशिंग टाइप का, तो सरफेस में एक पुश लग रहा होगा इस बॉक्स की वजह से, लेकिन ये बॉडी भी या लग गई इसको आकर तो कहीं ना कुछ तो पुशिंग बढ़ेगा ना, कुछ तो बढ़ेगा, वही N1 बढ़ेगा, तो M1G1 प्लस F2, ठीक है ना। तो ये बॉडी इस तरीके से हमें सारे डायरेक्शन निकालने होता है, अब इसी पर न्यूमेरिकल आए आते हैं, कुछ पूछा हो F2 पूछ लिया है या कहीं पर N1 पूछ लिया है, तो इसी को इस तरीके से सॉल्व करना होता है, बॉडी को थोड़ा सा अलग अलग करो, सबके फ्रिक्शन पहले निकाला करो, फिर N को देखा करो, फिर डायरेक्शन देखो, N के अगेंस्ट M1G है कि और भी इसके अगेंस्ट है क्या, तो F2 भी था, M1G भी नीचे था, F2 भी नीचे था, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे वो कहीं ना कहीं से एक्स के पैरेलल या फिर वाई के पैरेलल यानी एक कंपोनेंट पे लगा रहे थे। अब यहाँ पे देखो कहानी अलग हो रही है, यानी कि बॉक्स को हमें इस सरफेस के से इधर हॉरिजॉन्टल मूव कराना है ना, लेकिन हम पुश कहाँ पे कर रहे हैं, एक्सटर्नल कुछ ऐसे पुश कर रहे हैं, है ना, एक अलग ही डायरेक्शन में, है ना, बात समझ रहे हो, ये अगर तुम इस तरफ पुश करोगे तो जाने के चांसेस तो इधर ही कहीं रहेगा ना, कुछ फ्लोर तो फाड़ नहीं देगा, फाड़ के चला जाएगा, तो हमें ये समझना है कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स हमारे ये डायरेक्शन में है। तो अब हमें देखना क्या होता है, मैंने 9 और 10 में पढ़ा था कि हमें फोर्स का वही कंपोनेंट देखना होता है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स का इन ये वाला ये जो कंपोनेंट है इसका हॉरिजॉन्टल वाला ही कंपोनेंट लेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट को हेल्प कर रहा है, बाकी तो इसमें इसके नॉर्मल बढ़ाई दे रहा है, इसमें पुशिंग बढ़ाई दे रहा है, है ना, ऐसा फीलिंग ले सकते हैं। अगर इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं ऐसे तो इस सरफेस में क्या थोड़ा पुशिंग बढ़ रही होगी, है ना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वर्टिकल भी लगा रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं लगा रहे हैं, ऐसे लगाने से नॉर्मल बढ़ रहा होगा, नॉर्मल का मतलब कहीं ना कहीं समझ लो सरफेस पे जो एक पुश होता है, ठीक है ना, पुश भी बढ़ नॉर्मल कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो क्या करेंगे, ये अगर कभी कभी एरो ना यहाँ दे देता है फोर्स का ऐसे, तो जहाँ पे फोर्स लगता है ना वहाँ तो डायरेक्शन पकड़ा करो, कभी कभी ऐसे नहीं देता, ऐसे देता है ये एक्सटर्नल फोर्स, तो बच्चे यहाँ से डायग्राम बनाकर कंफ्यूज होते हैं, तो क्या करो जहाँ पे जिस पॉइंट में लग रहा है वहाँ से एरो निकालो डायरेक्शन कि फोर्स ऐसे लाइन में आया, फिर क्या करो एक एरो इधर जाएगी और एक इधर, ठीक है, तो हमेशा जो एंगल होता है वो एक्स से लिया करो, एक्स से हमने एंगल लिया, ये डायरेक्शन है, एक्स से एंगल लिया, थीटा लिया, तो जहाँ पे एंगल होता है वो एफ कॉस थीटा हो जाएगा और इसी के अपोजिट एफ साइन थीटा हो जाएगा, यानी ये जो उसको डिस्प्लेसमेंट करा रहा होगा, कौन सा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, ठीक है। दूसरा वाला एफ साइन थीटा किस तरफ है, इधर एफ साइन थीटा है, ठीक है, तो नॉर्मल देखो इधर N1, तो N1 का अगेंस्ट क्या सिर्फ mg है क्या, नहीं, N1 का अगेंस्ट सिर्फ mg नहीं है, एक mg फोर्स नीचे भी और एफ साइन थीटा भी है, एफ साइन थीटा भी है, तो एफ साइन थीटा भी है, N1 का अगेंस्ट N1 इधर तो नीचे mg भी और इस फोर्स का एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट भी, ये ध्यान रखो, चलो अच्छी बात है सर। अच्छा अब आ जाओ फ्रिक्शन पर, F1 मतलब फ्रिक्शन, ओके, F1 F2 फ्रिक्शन और F एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से हमने फोर्स दिया, तो मैंने एक्सटर्नल यहाँ पे लिख दिया है, ओके। अब देखेंगे फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इस बॉडी पे फ्रिक्शन, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो, इस बॉडी पर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट इज F1, क्या कहने, F1 कहने, ठीक है ना, ये F1 है, ये हटाओ, ये जो नीचे वाला एरो था वो एफ साइन थीटा था, यहाँ पे
मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, ये जो एफ का जो दूसरा वाला कंपोनेंट था ये था एफ एक्सटर्नल साइन थीटा। ओके, देखो इधर एफ कॉस थीटा, इधर नीचे एफ साइन थीटा। ओके, ये अलग बात है, साइन कॉस को हटाओ जरा, ये एक्सटर्नल फोर्स वाली बात है। अब फ्रिक्शन पे आ जाओ, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ तो फ्रिक्शन इधर आएगा, तो ये आ जाएगा F1। ठीक है, तो F1 कैसे निकालेंगे? म्यू इंटू N1, मतलब N एक ही N है N1, लेकिन N तो काफ़ी बड़ा है, ये देखो इतना बड़ा N है। तो यहाँ पे जब F1 को ओपन करोगे, N1 को ओपन करोगे तो ये पूरा पूरा अंदर आएगा, सिर्फ mg नहीं आएगा, mg प्लस F एक्सटर्नल साइन थीटा आएगा, है ना। जब यहाँ पे N इज वॉट, N का फॉर्मूला क्या होता है? N1 इज इक्वल टू mg होता है, लेकिन mg भी है यहाँ पर और F साइन थीटा भी है, F साइन थीटा भी, दो है ना नीचे की तरफ। इस F की वजह से दो कंपोनेंट थे, एक F1 साइन F एक्सटर्नल साइन थीटा प्लस mg, N के अपोजिट नॉर्मल के अपोजिट, नॉर्मल के अपोजिट mg भी है, और नीचे डायरेक्शन बहुत जरूरी है, F साइन थीटा भी है। तो यहाँ पे जो मैंने N को ओपन किया, F1 इज इक्वल टू म्यू इंटू N1 को जो मैंने यहाँ N को ओपन किया, mg प्लस F एक्सटर्नल साइन थीटा। कोई जस्ट mg नहीं है, फोर्स का एक और भी हम दे रहे हैं, समझ गए ना, क्योंकि नॉर्मल थोड़ा ज्यादा है, सोचो ना पुशिंग थोड़ा ज्यादा लग रही है, सिर्फ mg के बराबर नहीं लग रही है, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स भी दे रहे हैं, F एक्सटर्नल साइन थीटा भी दे रहे हैं हम लोग, ऐसे फील किया करो। ये बस ये बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें जो इक्वेशन हम लोग बनाते हुए चल रहे हैं ना, ये सब बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, डायरेक्शन हमेशा एरो देखो कि N1 ऊपर है तो नीचे क्या क्या है, तो ध्यान दो, सिर्फ mg, जल्दबाजी में mg ना लिख के आ जाओ, ऊपर है तो नीचे mg नहीं, mg भी है और इधर इस एरो में साइन थीटा भी आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो, हमने क्या रस्सी जैसे ब्रीफकेस होते हैं ना, और ट्रॉली खींच के ले आते हैं, इसे F फोर्स हम इस तरह लगा रहे हैं, F एक्सटर्नल इधर लगा रहे हैं, ठीक है ना, इधर लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेस किधर हो रहा है? इस तरफ हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है? एक्स के हॉरिजॉन्टल हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, करेक्ट। सो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यार फोर्स का इधर ही वाला कंपोनेंट देखना पड़ेगा, तो F एक्सटर्नल के दो कंपोनेंट कर देंगे। देखो ये, हाँ ये थीटा बनाया, तो इधर हो गया F cos थीटा, इधर हो गया F sin थीटा, तो F cos थीटा ही डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, F cos थीटा ही डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है। चलो ठीक है, और अब की बार देखो F sin थीटा ऊपर की तरफ है, ठीक है, यानी N2 के लिए फॉर्मूला क्या है? M इंटू जी, N2 के लिए फॉर्मूला ये है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? N2 ऊपर है और प्लस F sin थीटा भी तो ऊपर है, इज इक्वल टू mg हो रहा है। देखो दो डायरेक्शन ऊपर ऊपर है, ठीक है ना। mg जो किसके बराबर हो रहा है? N2 प्लस F sin थीटा के बराबर हो रहा है। mg नीचे, एक नीचे, देखो हमेशा नेट निकालने की कोशिश किया करो। नीचे अगर mg हो रहा है, mg भी एक फोर्स है, नीचे mg हो रहा है तो ऊपर क्या क्या हो रहा है? N2 प्लस F sin थीटा हो रहा है ऊपर, दो लोग हो रहे हैं ऊपर, ठीक है ना। सो mg के अगेंस्ट कौन कौन है यहाँ पर? N2 प्लस F sin थीटा। कुल मिला के N2 का मतलब मैंने बताया थोड़ा सा कुछ पुशिंग टाइप का ना, है ना, यानी कि N2 इज इक्वल टू mg माइनस F sin थीटा हो जाएगा। और ये बात थोड़ा फील भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम बॉडी को कुछ ऐसे खींच रहे हैं, तो इस सरफेस पर इस बॉडी का कुछ पुशिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, है ना। इस सरफेस पर इस बॉडी का ज़्यादा पुशिंग हो रहा होगा क्या? नहीं, क्योंकि हम बॉडी को ऐसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। फील ले पा रहे, कुल मिला के पुशिंग मतलब क्या, कहीं ना कहीं एन अब की बार ज़्यादा है कम है? सोचो, अगर हम ऐसे खींच रहे हैं बॉडी को, एन कम है कि ज़्यादा है? एन कम है। देखो एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है इस सरफेस में इस बॉडी का एक पुशिंग इफेक्ट, पुशिंग इफेक्ट। अब हम ऐसे खींच रहे तो ज़्यादा भार इस सरफेस पे लग रहा होगा क्या? नहीं, ज़्यादा भार लग रहा होगा, कम लग रहा होगा। तो N2 हमें कहीं ना कम दिखाना था, N2 आपकी बार कम कैसे दिखाएंगे? mg में से F sin थीटा माइनस कर देंगे, mg में से F sin थीटा माइनस कर देंगे, ठीक है। नीचे mg और ऊपर का एक फोर्स जो हमने एक्सटर्नल लगा, ऊपर का एक कंपोनेंट साइन थीटा माइनस कर देंगे, ऐसे फील कर सकते हैं। या फिर एरो से बहुत अच्छा होता है, mg नीचे, इसके अपोजिट कौन कौन है? इसके अपोजिट N2 है, F sin थीटा है, तो N2 प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg हो गया। बात समझ में आ गई? ओके सर, अब फ्रिक्शन की बातें रहेंगी। चलो फ्रिक्शन देखते हैं। फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शन किधर हो रहा है? इस बॉडी में इधर हो रहा है, तो F2 का फॉर्मूला क्या है? म्यू इंटू N2, और N2 हमने निकाल लिया, इतना आ रहा है M2, ठीक है। तो म्यू इंटू N2 की जगह ये पूरा mg साइन थीटा रख देंगे, यानी कि F2 वाला फ्रिक्शन 2, ठीक है ना। फ्रिक्शन एक्चुअली एक ही है, बस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 से किया गया है, तो कंफ्यूज मत होना कहीं F1 कहीं और भी, F1 कहीं नहीं है, ठीक है, जस्ट F2 ही है पूरे सिस्टम में, और कहीं फ्रिक्शन नहीं।
वो इसकी वजह से F1 F2 अलग अलग दिया, लेकिन यहाँ पे नया F दे सकते थे। तो F2 इज इक्वल टू, F2 का फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। तो म्यू, और अब की बार जो एन है थोड़ा सा कम है, कितना कम है, mg से माइनस एफ साइन थीटा है, जस्ट mg के बराबर नहीं है, माइनस एफ साइन थीटा माइनस है। तो ये हो गया फ्रिक्शन। तो ऐसे दोनों फ्रिक्शन थोड़ा कम लगेगा कुल मिलाकर। सोचो ना, बॉडी में ऐसे ऊपर से खींचते हुए ले आ रहे, तो फ्रिक्शन कम लगेगा। अगर ऐसे तुम धक्का दे रहे हो, सोचो कितनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे फील भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये जो है ना, जब हम समझा रहे हैं तब तो बड़ा इजी लगता है ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वापस है ना 2 दिन बाद फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, बार बार आपको इसे करना होता है, ठीक है। मिनिमम फोर्स टू स्टार्ट स्लीपिंग, तो कंडीशन ऑन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। देखो हमें इस बॉक्स को हिलाना है, क्या करना है, जस्ट मूव कराना है, ठीक है ना। ओके, तो ये फोर्स हमने एक्सटर्नल लगाया, ओके, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स था, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेफिनेटली एक्स के पॉजिटिव साइड में होगा। ये बात सही है, हाँ सर ये बात सच है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट इधर होगा एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली फोर्स का हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेंगे। तो इस फोर्स को एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा 2 कंपोनेंट अलग अलग कर लिए, तो एफ कॉस थीटा ही डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो एफ कॉस थीटा के अगेंस्ट इस बॉडी पर लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, तो F1 कह देते हैं, ठीक है, ओके। तो इस बॉडी को अगर हमें मूव कराना है, तो मूव कराना है तो कौन रोके हुए इस बॉडी को, जरा बताओ। इस बॉडी को कौन रोके हुए, जो हमें ताकत लगानी पड़ रही है। तो इस बॉडी को एक तो फ्रिक्शन रोके हुए, ठीक है ना, एक तो फ्रिक्शन रोके हुए, और कहीं ना कहीं से एन रोके हुए, क्योंकि mg एक नीचे वेट पड़ रहा है mg, ठीक है ना, ये दो लोग रोके हुए। सो टू जस्ट स्टार्ट स्लीपिंग, जस्ट स्टार्ट मूविंग, तो एफ कॉस थीटा ही हमारा मेन एफ का कंपोनेंट होगा, वही क्या हो जाएगा, म्यू एन के बराबर हो जाएगा। क्योंकि एफ कॉस थीटा के हम कितना फोर्स लगाएं, यहाँ पे जितनी फ्रिक्शन है हमें कम से कम उतना फोर्स लगाना है, उतना एफ कॉस थीटा लगाना है। इसको मूव करा, जस्ट मूव कराने के लिए एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी के लिए नहीं बता रहे, एक्स्ट्रा वेलोसिटी एक्स्ट्रा फोर्स हो सकता है, बट जस्ट मूव कराने के लिए इस फ्रिक्शन वाले फोर्स का अगेंस्ट वाला फोर्स देना पड़ेगा। तो इस फ्रिक्शन के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है, म्यू इनटू एन इज इक्वल टू मेरा एफ कॉस थीटा होना चाहिए। एक्सटर्नल एफ क्या है, एफ एक्सटर्नल जो है ना हमारा, ये किसके बराबर होना चाहिए, इस फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन इसे रोके हुए इस फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। तो वही हमने किया कि ये फ्रिक्शन है, यानी एफ कॉस थीटा म्यू इनटू एन के बराबर होना चाहिए। कुल मिला के बात ये थी कि एफ कॉस थीटा, ये जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है एफ कॉस थीटा है, जो फ्रिक्शन पीछे पकड़ा हुआ था, फ्रिक्शन जो पीछे लिमिटिंग फ्रिक्शन लेंगे कहीं ना कहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो पकड़े हुए था इसके बराबर कम से कम, मिनिमम वाली बात हो रही है, इसीलिए हमने इक्वेट किया। तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल म्यू इनटू एन, एन सर कितना होगा, क्या एन mg के बराबर होगा, नहीं नहीं, एन mg के बराबर नहीं है, एन और प्लस एफ साइन थीटा है, ये दो एक तरफ है, ये mg एक तरफ है, तो कुल मिला के एन इज इक्वल टू mg से एफ साइन थीटा माइनस हो जाएगा, क्या होगा, देखो एन प्लस एफ साइन थीटा एक तरफ है, एक डायरेक्शन में, इज इक्वल टू mg एक डायरेक्शन में है ना, यानी यहाँ पे एन किसके बराबर आ जाएगा, mg माइनस एफ साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं। एन थोड़ा सा कम ही होगा, ये मैं फील से बता रहा हूँ, क्योंकि आप इस तरफ खींच रहे हो तो इतना अच्छा पुशिंग नहीं हो रहा, एन थोड़ा कम होनी चाहिए वैल्यू, तो mg माइनस साइन थीटा, तो एन की जगह हमने क्या रख दिया, mg माइनस साइन थीटा रख दिया, यानी एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस थीटा, कहाँ से क्या हो रहा है, नीचे कॉस थीटा आया, ठीक है, तो देखो म्यू mg अपॉन कॉस थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, इसके भी नीचे आएगा, दोनों के नीचे आएगा ना, कुछ इस तरह। देखो म्यू को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा है, म्यू mg माइनस म्यू एफ साइन थीटा, दोनों से करा दिया, फिर कॉस थीटा को जब मैं नीचे भेजूंगा तो ये दोनों, ये दो टर्म में ना, तो दोनों के नीचे कॉस थीटा जाएगा, ये तो बेसिक मैथ है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा इसके भी नीचे, कॉस थीटा इसके भी नीचे, तो ये जो एफ यहाँ दिख रहा है वो एफ एक्सटर्नल है, एफ फ्रिक्शन वाला खत्म हो गया है, क्योंकि हमने ओपन कर दिया ना फ्रिक्शन को, तो जो भी एफ यहाँ दिख रहा है वो ये एक्सटर्नल फोर्स वाला एफ है। तो हमें कितनी फोर्स लगानी है, कुल मिला के हमें निकालना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा म्यू mg अपॉन कॉस थीटा और प्लस म्यू
एफ साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस तो एफ टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एफ टेन थीटा। साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है। सो टू मिनिमम, यहाँ से आपको इसके सिंप्लीफाई करोगे और डिफ्रेंशिएट करके ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वन। ठीक है ना? तो जो टेन थीटा जो तुम्हारा रहेगा, वो जो एंगल होगा, ये एंगल होगा आपका टेन थीटा, मतलब थीटा जो एंगल होगा वो म्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो फाइनली एफ मिनिमम तुम्हारा ये फॉर्मूला निकल आएगा म्यू एम जी अपॉन म्यू स्क्वायर अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन। तो टेन थीटा के टर्म में आपका आंसर आएगा। ठीक है ना? टेन थीटा के टर्म में। सो एग्जाम में आपको क्या दिया होगा? देखो बॉडी का एम तो दिया ही होगा, जी आपको मालूम है, म्यू तो कांस्टेंट, ये आपको दिया होगा। अगर एंगल दिया होगा तो एफ निकाल लोगे भाई, कॉस थीटा ये कॉस थीटा एंगल की वैल्यू डालोगे, ये कॉस 30 डिग्री है तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? रूट 3/2 होती है, वो डालोगे। ठीक है। एफ एक्सटर्नल तुम्हें निकालना है, ये तो की क्या है मालूम है? ये एफ एक्सटर्नल है, ये तुम्हें नहीं मालूम है तो एफ को तुम उधर भेजना पड़ेगा। ठीक है। टेन थीटा भी निकाल लोगे, अब टेन जितना भी डिग्री तुम्हें दिया उसे टेन 31/√3, तो एफ को एक तरफ ले लेना और पूरा एफ का आंसर निकाल लेना। ठीक है। ये एफ ही तो निकालना है हमें अगर। ठीक है। सो कॉन्टेक्ट ऑफ फोर्स में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका कि देखो यहाँ पर आपकी बॉडी है। ठीक है। ये इस तरह सरफेस में रखी हुई बॉडी, तो हमें निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बोलो? बॉडी जहां पर कांटेक्ट पे है वही कांटेक्ट फोर्स होगा। ठीक है ना? तो कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे नॉर्मल के बराबर हुआ। अगर बॉडी स्टेबल रखी हुई है किसी सरफेस में, तो जो इस पर जो कांटेक्ट हो रहा है इस सरफेस पर बॉडी का, वही उसी को तो एन बोलते हैं हम लोग, कांटेक्ट फोर्स की एन बोलते हैं एक्चुअली में, जो कि एम जी के बराबर हो रहा है, जो कि एम जी के बराबर हो रहा है कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर। लेकिन ये बॉडी क्या है? स्टेबल है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे होंगे तब जस्ट एन इक्वल टू एम जी के बराबर नहीं होगा। फ्रिक्शन भी आ गया है तो कांटेक्ट फोर्स कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? एन एंड फ्रिक्शन का रिजल्टेंट कंपोनेंट का, ये दो अलग अलग है ना। जब दो 90 पे होते हैं तो हमें क्या निकालना होता है? रिजल्टेंट निकालना होता है कि यार दोनों का रिजल्टेंट क्या है, कुछ इधर है कुछ इधर है, कुछ इसका वजन नीचे गिर रहा है, कुछ फ्रिक्शन भी है, तो दोनों मिला के रिजल्टेंट होता है, तो हम इसे निकालते हैं रिजल्टेंट। और जब हमें रिजल्टेंट दिया होता है तो साइन और कॉस के अलग अलग कंपोनेंट कर लेते हैं। याद रखो, अगर रिजल्टेंट दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं? एक कॉस एक साइन ले लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं। और जब अलग अलग दिया होता है, जब अलग अलग दिया होता है तो वापस एक करने के लिए हम क्या निकालते हैं? रिजल्टेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिजल्टेंट निकालते हैं। तो यानी यहाँ पर एन का और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो अब कॉन्टैक्ट फोर्स बनेगा। जब बॉडी स्टेबल है तो कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू जस्ट एन। ओके। जब बॉडी स्टेबल है तो कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? जस्ट एन के बराबर हो जाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स इज इक्वल टू मतलब नॉर्मल कि कितना कॉन्टैक्ट फोर्स एक दूसरे के ऊपर है, दैट विल बी योर एम जी। बट व्हेन द बॉडी इज इन स्टेबल कंडीशन इन इक्विलिब्रियम। ओके। लेकिन जब आप एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, बॉडी को मूव करा रहे हो, तब कॉन्टैक्ट फोर्स जस्ट एम जी के बराबर नहीं होगा। एन और फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन भी आ रहा है इसमें अब, तो एन और फ्रिक्शन के बीच में डेफिनेटली 90 डिग्री का एंगल है। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना होगा? एक कॉन्टैक्ट, एक रिजल्टेंट निकालना होगा। वही रिजल्टेंट जो होगा वही कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है। वही रिजल्टेंट क्या होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स के बराबर। तो रिजल्टेंट सर कैसे निकालते हैं? ये क्या बार बार बताने की जरूरत है? बार बार बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि NLM यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में रिजल्टेंट हम लोग बार बार निकाला हुआ है। तो वो सम आप लोगों ने अगर शायद एक ही बार किया है तो 3 से 4 बार कर लेना। देखो उसमें क्या करते हैं? दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर का प्लस लेते हैं, एन का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन इंटू एफ, यही करते हैं ना। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है ना? कॉस थीटा। तो व्हाट इज थीटा है? क्या ये एंगल? क्या ये एंगल? व्हाट इज थीटा है? व्हाट इज थीटा?
ठीक है। तो बोलो जरा कॉस थीटा रिजल्टेंट। तो ये जो एंगल होता है ये एन और एफ के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर एन देखो, ना ये एंगल ना ये एंगल, एन वाला कंपोनेंट और एफ वाले कंपोनेंट के बीच का एंगल कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा कितना है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री ना, परपेंडिकुलर होता है ना सरफेस के। तो यहाँ पे कॉस थीटा 90 डिग्री। तो याद रखना ये क्या है, 90 डिग्री। ये एन और एफ के बीच का, वो जो दो कंपोनेंट के बीच का आप ले रहे हो ना, उसके बीच का एंगल है ना, रिजल्टेंट है उसके इसके बीच का नहीं है, एन और एफ के बीच का, याद रखना। और यहाँ पे जो साइन और कॉस थीटा लेते हैं, जब हम रिजल्टेंट को अलग अलग करते हैं कंपोनेंट, तब आपको यहाँ पे एक्स डायरेक्शन से लेना पड़ता है थीटा। तब ऐसे लेंगे थीटा, फिर इसका इस बार जहाँ पे एंगल चाहे इधर भी लो चाहे इधर लो, कहीं भी लो, जहाँ एंगल लेते हो वहाँ पे कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाता है, वो दूसरा वाला साइन थीटा, वो एंगल ये लेते हैं। लेकिन जब कंपोनेंट से रिजल्टेंट बनाते हैं, जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दो अलग अलग हैं उनको मिला के एक कर रहे हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल में समझाया था, तब जो कॉस थीटा लेते हैं, जो दो अलग अलग कंपोनेंट थे उनके बीच का एंगल, याद रखना। तो यहाँ पर फिलहाल तो कॉस 90 डिग्री, तो ये टर्म तो जीरो हो जाने वाला है। इसीलिए जो एफ कॉन्टेक्ट फोर्स दिया हुआ है आपको एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दिया हुआ, क्योंकि कॉस थीटा 90 डिग्री, कॉस थीटा 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। इसीलिए जस्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है, एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि कॉस आपका अगर 90 नहीं है तो सिर्फ इतना नहीं होगा, फिर पूरा वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका है रिजल्टेंट, वही आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंगल ऑफ रिपोज। देखो एंगल ऑफ रिपोज में ये होता है कि आपने एक बॉडी को एक इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ है। तो ये बॉडी क्या होगी, जैसे देखो मैंने समझाया था कि जैसे ये बॉडी है ना, इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ है मैंने, तो मैंने क्या किया, इंक्लिनेशन में बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, एक एंगल, ये देखो, यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल, अगर आप यहाँ से देखो साइड व्यू, पहले ऐसे था ना, तो मैं इस बॉडी को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, यानी एंगल बढ़ा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एंगल पे बॉडी क्या होगी, स्लिप होगी। तो वो एंगल कौन सा है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना। तो व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, द ब्लॉक वेयर द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू स्लिप। ओके, सो यहाँ पे देखो, इसका मतलब अगर इसको स्लिप होना है, इसको मूव होना है, इसको जो पकड़े हुए है उससे ज़्यादा फोर्स यहाँ हो जाए। इसको कौन पकड़े हुए, अभी एक्सटर्नल कुछ नहीं है, इसको कौन पकड़े हुए, तो डेफिनेटली अगर ये एक सरफेस है तो इसको है ना फ्रिक्शन ही पकड़े हुए। फिलहाल तो हम तो एक्सटर्नल कुछ कर रहे हैं, अभी फ्रिक्शन पकड़े हुए, यानी फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ ऐसा फोर्स मिल जाए, फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट कुछ थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स मिल जाए तो ये बॉडी स्लिप करने लगेगी। तो फ्रिक्शन है इस तरफ, बॉडी देखो मूव होना है इस तरफ, ओके, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगने वाला है। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कौन सा फोर्स लग रहा है, तो हमने देखो क्या किया, एन हमारा किधर लग रहा होगा, सरफेस से 90 पे लगता है, 90, तो नीचे mg, लेकिन mg के दो कंपोनेंट करना पड़ेगा क्योंकि n के बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए mg, तो mg तो इधर आएगा क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ mg लगता है, सब मैं पहले बता चुका हूँ, mg तो यहाँ लगता है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल क्या चाहिए, n का जो नॉर्मल होता है वो n का बिल्कुल अपोजिट चाहिए होता है। तो n का अपोजिट क्या होगा, mg को दो कंपोनेंट अलग बना दो, यहाँ पे हो जाता है mg cos थीटा, इधर हो जाता है इंक्लाइन में, बस बिल्कुल रट्टा मार के रखो, ये जो एंगल होता है वो mg cos थीटा इधर होता है, इधर mg sin थीटा होता है, ये रट्टा मार लो, ठीक है ना। तो mg cos थीटा इज इक्वल टू n, और यहाँ पे जो लगा mg sin थीटा, यानी ये बॉडी जो नीचे स्लिप हुई होगी ग्रेविटी की वजह से तो हुई होगी, स्लिप जो हुई क्यों हुई है, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रही है काइंड ऑफ, यानी यहाँ पर ग्रेविटी का कौन सा है, mg sin थीटा, लाइक जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल mg, लेकिन mg का जी कौन सा, g sin थीटा, ठीक है ना। तो फोर्स इज इक्वल mg sin थीटा, तो यहाँ पे लग रहा है mg sin थीटा, उधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स के जस्ट ज़्यादा mg sin थीटा हो जाए, यानी थीटा हम इतना बढ़ाते गए कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे थीटा की, तो ये वाली पूरी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है ना। 30 डिग्री साइन की वैल्यू देख लो 1/2 है, तो 60 डिग्री की √3/2 है, इन्हें एंगल बढ़ाने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। जब ये साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, हमारी ये वैल्यू बढ़ेगी तो धीरे गिरने लगेगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर चाहिए क्या, mg sin थीटा, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी होता है, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन का फोर्स mg sin थीटा का बराबर हो जाए तो उसके जस्ट बाद मूव होने लगेगी,
ठीक है ना। सो तो हमने यहाँ पे एफ एस को ओपन किया, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या, म्यू टू एन। अब फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एम जी साइन थीटा ही रखे हुए हैं, एन को भी ओपन करेंगे। व्हाट इज एन हियर, एन इज एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा के, एम जी कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा म्यू, और यहाँ हमने ओपन किया एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना। एन किसके बराबर है, एन एम जी कॉस थीटा के बराबर, एम जी के बराबर नहीं है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ से ये आ गया फॉर्मूला, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा सा है ना डेटा है ना कॉलम वाइज लिखने से ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, थीटा तो अभी भी नहीं आया सर पूरी तरीके से, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, कॉस को इधर ले लेंगे, एम जी को नीचे ले लेंगे, तो साइन बाई कॉस टाइन थीटा हो जाएगा। समझे, देखो हमने क्या किया, साइन थीटा तो इधर था, नीचे कॉस थीटा लेकर आ गए, कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू, ये वाला म्यू एम जी पहले से अपॉन इधर एम जी नीचे आ गया, एम जी से कट गया, तो टाइन थीटा आ गया म्यू, टाइन थीटा कितना आ गया, म्यू के बराबर, एम जी कट गया, तो साइन बाई कॉस मतलब टाइन, तो यहाँ पे टाइन थीटा किसके बराबर आ गया, म्यू के बराबर आ गया। तो ये ध्यान रखो, तो यानी जो भी म्यू रहेगा वही टाइन थीटा की वैल्यू रहेगी। तो थीटा कैसे निकालेंगे, टाइन को वहां भेज देंगे, टाइन इनवर्स म्यू हो जाएगा। तो व्हाट इज फाइनली थीटा हियर, थीटा हियर टाइन इनवर्स, टाइन को उधर भेज दिया ना, इनटू म्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू टाइन इनवर्स इनटू म्यू। तो काफ़ी बड़े से ओपन किया था और काफ़ी आगे चल के काफ़ी छोटा सा फॉर्मूला हमारा बन गया। सो इफ एंगल इज, अगर एंगल कम है तो स्लिप नहीं होगा, किससे कम है, टाइन इनवर्स यू के से कम होगा। ये एंगल इज टाइन इनवर्स यू म्यू है ना, तो टाइन इनवर्स म्यू कम है, किससे, इसी से एंगल कम है, टाइन म्यू की मतलब एंगल की वैल्यू और टाइन इनवर्स म्यू की वैल्यू से एंगल कम है, तो स्लिप नहीं होगा। जैसे एंगल ज़्यादा हो गया, किससे, टाइन म्यू की वैल्यू से, ये एंगल ज़्यादा हो गया इस वैल्यू से, मतलब एंगल से ज़्यादा हो गया इसे सोचो, तो स्लिप करने लगेगा, ठीक है ना। और जब वो स्लिप करेगा तो किस एक्सेलरेशन से करेगा, स्लिप इस एक्सेलरेशन से करेगा, ये भी याद रख लो। ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस मी जी कॉस थीटा, ठीक है, ये ऊपर ही बताया था, तो वहीं से डेरिवेशन